नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये घटना चक्र के आधुनिक भारत के इतिहास का डिस्कशन चल रहा है, जिसमें अपने इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रांतीय चुनाव और मंत्रिमंडलों के गठन और इसके आगे के कुछ चैप्टर्स के बारे में। तो चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं और चलते हैं सीधा हमारे आज के पहले प्रश्न की तरफ। यहाँ पूछा जा रहा है कि 1937 में संपन्न विधानसभा चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? ए मध्य प्रांत, बिहार, पंजाब या मद्रास। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। देखिए, 1937 के चुनाव में कांग्रेस को 5 प्रांतों में बहुमत मिला था। बॉम्बे, असम और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में यह सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी थी और इसके अलावा मद्रास कह रहा हूँ, पंजाब और बंगाल में यह जो है सरकार बनाने में असफल रही थी। फिलहाल आइए एक्सप्लेनेशन के माध्यम से सारी चीज़ों को देखिए, आराम से समझने का प्रयास करिएगा। एक छोटी सी चीज़ यह ध्यान में रखिएगा अपने हमेशा कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत सिर्फ और सिर्फ एक चुनाव हुआ था, फरवरी 1937 का। इसके पहले और इसके बाद के सभी चुनाव जो है वह भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत ही करवाए गए थे। ठीक है, तो फिलहाल आइए यहाँ पर देखिए बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की। देखिए, वर्ष 1935 के भारत सरकार अधिनियम के आधार पर फरवरी 1937 में प्रांतीय विधानमंडलों के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को 5 प्रांतों मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत एवं बरार, संयुक्त प्रांत एवं उड़ीसा में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। साथ ही साथ कांग्रेस बम्बई, असम और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी। केवल बंगाल, पंजाब और सिंध में ही कांग्रेस सबसे बड़ा दल बनने से वंचित रह गई थी। इन चुनावों के आधार पर जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों, 5 में तो यह बहुमत में थी। ठीक है, कौन कौन से 5 में? तो मद्रास, बिहार, मध्य प्रांत एवं बरार, संयुक्त प्रांत एवं उड़ीसा, वहाँ पर तो सरकार का गठन इसे करना ही करना था। लेकिन इसके साथ साथ कांग्रेस ने बम्बई में भी अपनी सरकार गठित की। कांग्रेस ने जुलाई 1937 में 6 प्रांतों में अपनी सरकार का गठन किया था। वे 6 प्रांत हैं मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, बम्बई और उड़ीसा। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में भी कांग्रेस ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर के या अन्य सहयोगी दलों के साथ मिलकर के सरकार का गठन किया था। कुल मिलाकर के जुलाई 1937 में कांग्रेस ने जो है वह 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई थी। ठीक है, 8 प्रांतों में, जिसमें से जुलाई में 6 प्रांत और इसके बाद अक्टूबर के आसपास इसने 2 अन्य प्रांतों में, पश्चिमोत्तर प्रांत एवं असम में अपनी सरकार बना ली थी और टोटल कुल मिलाकर के हो गए थे 8 प्रांत जहां पर कांग्रेस की सरकार थी। वहीं अगर बात करें बंगाल और पंजाब की, तो बंगाल में जो है मुस्लिम लीग ने कृषक प्रजा पार्टी के साथ मिलकर के संयुक्त सरकार बनाई थी और पंजाब में मुस्लिम लीग ने यूनियनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर के संयुक्त सरकार बनाई थी। ठीक है, अगर यहाँ के प्रधानमंत्रियों की बात करें, देखिए उस समय मुख्यमंत्री नहीं बोला जाता था, जो भी राज्य के मुखिया होता था उसको प्रधानमंत्री बोला जाता था। तो अगर उनके बात करें तो मद्रास के प्रधानमंत्री थे, कहाँ गया मद्रास हमारा, मद्रास के प्रधानमंत्री बने थे सी राजगोपालाचारी। बिहार के प्रधानमंत्री बने थे श्री कृष्ण सिन्हा। उड़ीसा के प्रधानमंत्री बने थे बी एन दास। मध्य प्रांत एवं बरार के मुख्य प्रधानमंत्री बने थे एन बी खरे। और बाद में जब इन्होंने इस्तीफा दे दिया था तो इनके इस्तीफे के बाद रविशंकर शुक्ल जो है वह मध्य प्रांत के प्रधानमंत्री बनते हैं। और संयुक्त प्रांत के प्रधानमंत्री बने थे गोविंद वल्लभ पंत। और इसके साथ साथ बम्बई के प्रधानमंत्री बने थे कौन? यहाँ पर भी कांग्रेस ने सरकार बनाई थी ना, तो बम्बई के प्रधानमंत्री बने थे बीजी खरे। तो वहीं असम के प्रधानमंत्री बने थे सादुल्ला और बाद में इनके इस्तीफे के बाद गोपीनाथ बारदोलई असम के प्रधानमंत्री बने थे। तो उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के प्रधानमंत्री बने थे डॉक्टर खान साहब। वहीं अब बात कर लें अगर सिंध, बंगाल और पंजाब की, तो सिंध के प्रधानमंत्री बने थे अल्लाह बख्श। और ये सिंध के प्रधानमंत्री बने थे अल्लाह बख्श। और बंगाल के प्रधानमंत्री बने थे फजलुल हक। कई बार आप लोगों ने इनका नाम पढ़ा है,
फजलुल हक सिंध के बंगाल के प्रधानमंत्री बने और पंजाब के प्रधानमंत्री बने थे सिकंदर हयात खां। ठीक है, तो बंगाल और पंजाब में मुस्लिम लीग ने विभिन्न पार्टियों के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी। ठीक है, तो फिलहाल इसके साथ साथ किया क्या गया, तो इसके साथ साथ एक प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक केंद्रीय नियंत्रण परिषद का गठन किया गया, जिसे संसदीय उप समिति का भी नाम दिया गया, जिसमें सदस्य थे सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इन सब को प्रांत प्रमुखों का प्रधानमंत्री भी कहा जाता था। ठीक है, इन सबको नहीं, इस समय जो है वह प्रांत के प्रमुखों को प्रधानमंत्री कहा जाता था, यह सब था। नेक्स्ट, प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो प्रांतीय सरकारों का गठन किया गया था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनावों में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया, ए मद्रास, बिहार, उड़ीसा, सी बंगाल, डी। तो कांग्रेस ने कहाँ पर पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था, बताइए ज़रा। तो कांग्रेस ने बंगाल में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं किया था और यहाँ पर यह सरकार भी नहीं बना पाई थी। यहाँ पर मुस्लिम लीग जो है वह कृषक प्रजा पार्टी के सहयोग से एक संयुक्त सरकार बनाती है, जिसके प्रधानमंत्री थे फजलुल हक। अगला प्रश्न है कि 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या है, ए 3, बी 4, सी 5 या डी 6। तो 1935 के चुनावों में कांग्रेस को 5 प्रांतों में बहुमत मिला था। ये प्रांत थे बिहार, मद्रास, मध्य प्रांत एवं बरार, संयुक्त प्रांत और उड़ीसा। ठीक है, नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों में पर विचार कीजिए। उन प्रांतों की पहचान कीजिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना। मध्य प्रांत, दूसरा उड़ीसा, तीसरा बंगाल और चौथा पंजाब। निम्नलिखित कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। ऑप्शन है ए 1 और 2, बी 3 और 4, सी 2 और 3 या डी 1 और 4। तो कहाँ कहाँ नहीं बना था? बंगाल में मुस्लिम लीग ने कृषक प्रजा पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी और पंजाब में मुस्लिम लीग ने यूनियनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनाई थी, जिसमें बंगाल के प्रधानमंत्री बने थे फजलुल हक और पंजाब के प्रधानमंत्री बने थे सिकंदर हयात खान। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 3 और 4। अगला प्रश्न है कि वह कौन सा प्रांत था जहां 1937 के आम निर्वाचन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था? ए बम्बई, बी असम, सी उड़ीसा या डी बिहार। तो बताइए। देखिए, कांग्रेस को न तो असम में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था और न ही बम्बई में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। हालांकि इन दोनों ही जगहों पर कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली थी। तो इस कारण यह प्रश्न जो है वह बिल्कुल गलत है। ठीक है, नेक्स्ट, वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनावों के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई। तो कांग्रेस ने पंजाब और बंगाल में अपनी सरकार नहीं बनाई थी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना मंत्रिमंडल गठित किया। ये प्रांत थे मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत एवं असम में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली थी, जबकि बंगाल और पंजाब में मुस्लिम लीग ने विभिन्न पार्टियों के साथ मिलकर के अपनी सरकार बनाई थी। अगला प्रश्न है कि वर्ष 1937 के चुनावों में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? 11, बी 9, सी 6 या डी 3। कुल मिलाकर के जो हमने जोड़ा वहाँ पर 8 ही प्रांत आए। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही होगा? कोई भी विकल्प सही नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप ऑप्शन नंबर सी के साथ यहाँ पर जा सकते थे। ठीक है, क्यों? क्योंकि शुरुआत में या जुलाई 1937 में कांग्रेस ने 6 प्रांतों में ही अपनी सरकार बनाई थी। आगे चल करके इन्होंने
मध्य प्रांत कह रहा हूँ, पश्चिमोत्तर प्रांत और असम में अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर के मंत्रिमंडल का गठन किया था, जिसके साथ ही कांग्रेस के मंत्रिमंडल वाले प्रांतों की संख्या 8 हो गई थी। फिलहाल यहाँ पर वही सारी बातें दी हुई हैं जिनके बारे में आपको बता दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मत कितने मिले यह जानना जरूरी नहीं है और कभी भी नहीं पूछा जाएगा। निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? ए बिहार, बी मद्रास, सी उड़ीसा या डी पंजाब? तो पंजाब में कांग्रेस की मंत्रिमंडल का गठन नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है कि 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 में हुए चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडलों का कार्यकाल था? ए 20 माह, बी 22 माह, सी 24 माह या डी 28 माह? चलिए, तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1935 के अधिनियम के उपरांत 1937 के चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल जो था वह 28 माह का था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग को लेकर के विवाद उत्पन्न हो गया। ब्रिटिश सरकार ने बिना कांग्रेसी सरकारों की अनुमति के ही भारत को जो है वह द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने वाला राष्ट्र घोषित कर दिया था। इस कारण कांग्रेस मंत्रिमंडल ने संयुक्त रूप से तय करते हुए इस्तीफा दे दिया था, जिस कारण जिन्ना ने खुशी में कौन सा दिवस मनाया था बताइए? तो मुक्ति दिवस। ठीक है, देखिए 1935 के अधिनियम के तहत वर्ष 1937 के चुनावों में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल का कार्यकाल 28 महीने का था। जुलाई 1937 के दौरान 6 प्रांतों में इन्होंने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया था: मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत, उड़ीसा, बिहार और संयुक्त प्रांत। बाद में पश्चिमोत्तर प्रांत एवं असम में भी सहयोगी दलों के साथ मिलकर के मंत्रिमंडल का गठन किया, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों की स्वीकृति के बगैर ब्रिटेन द्वारा भारत को शामिल किए जाने के विरोध में 22 अक्टूबर 1939 को सभी कांग्रेसी मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया था। कांग्रेसी मंत्रिमंडलों के त्यागपत्र देने की खुशी में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा भारत के सभी मुसलमानों से 22 दिसंबर 1939 के दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का आह्वान भी किया गया था। नेक्स्ट, 1937 के प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने तक चला था? तो कांग्रेस का शासन बताइए। कांग्रेस का शासन 28 महीने तक चला था। 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अपने सभी प्रांतों से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो 22 अक्टूबर 1939 को, जिस दिन कांग्रेस के मंत्रिमंडलों ने इस्तीफा दे दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, एक सेकंड जरा वेट कीजिए। चलिए, पूछा जा रहा है कि अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? ए कार्यकारिणी कमेटी 1937, बी कार्यकारिणी कमेटी 1942, सी कार्यकारिणी कमेटी 1945 या डी कार्यकारिणी कमेटी 1946? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, कार्यकारिणी कमेटी 1937 में कांग्रेस ने भू स्वामित्व या जमींदारी प्रथा को समाप्त करने की नीति अपनाई थी। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी ने 1937 में भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई। संयुक्त प्रांत और बिहार में कांग्रेस सरकारों द्वारा काश्तकारी बिल पास किए गए। सभी कांग्रेस शासित प्रांतों में कृषकों को साहूकारों के चंगुल से बचाने तथा सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया था। अगला प्रश्न है कि 1937 के चुनावों के बाद यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया? ए गोविंद वल्लभ पंत को, बी रफ़ी अहमद किदवई को, सी कैलाशनाथ काटजू को या फिर डी मोहम्मद इब्राहिम को? चलिए, जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर बी। 1937 के चुनावों के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में जो प्रधानमंत्री थे वह थे गोविंद वल्लभ पंत और जो वित्त मंत्री थे वह थे रफ़ी अहमद किदवई। देखिए, 1937 के चुनावों में 1937 में संपन्न प्रांतीय विधानसभा चुनावों में
यूपी या संयुक्त प्रांत में कांग्रेस को 238 में से 134 स्थानों पर सफलता मिली थी। संयुक्त प्रांत में कांग्रेस ने अकेले ही सरकार बनाई। इस सरकार में प्रधानमंत्री गोविंद वल्लभ पंत, कानून एवं न्याय मंत्री कैलाशनाथ काटजू और वित्त विभाग या वित्त मंत्री थे रफ़ी अहमद किदवई। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस प्रशासित प्रदेशों में मुस्लिमों की शिकायतों से संबंधित रिपोर्टों पर विचार कीजिए। पहला पीरपुर रिपोर्ट, दूसरा शरीफ रिपोर्ट और तीसरा मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल। नीचे दिए कूट से रिपोर्टों के सही कालानुक्रम का चयन कीजिए। कूट है ए 1 2 3, बी 2 1 3, सी 3 1 2 या डी 1 3 2। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए 1 2 3। सबसे पहले पीरपुर रिपोर्ट प्रकाशित की गई 1938 में। इसके बाद शरीफ रिपोर्ट प्रकाशित की गई मार्च 1939 में और फिर फजलुल हक रिपोर्ट आई अथवा मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल आया दिसंबर 1939 में। यहाँ एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए। देखिए, दरअसल ये सभी कमेटियाँ ना मुस्लिम लीग के द्वारा गठित की गई थी। जिन जिन प्रदेशों में कांग्रेस का शासन था उन प्रदेशों में मुसलमानों की दशा और दिशा को जानने के लिए, और इसमें जो है बहुत ही बुरी तरीके से मुस्लिमों की स्थिति के बारे में बताया गया ताकि देश में जो है विभाजन या पाकिस्तान की मांग को और ज़्यादा बल दिया जा सके। ठीक है, वास्तविकता से परे थी ये सारी रिपोर्टें। फिलहाल इन रिपोर्टों में क्या था क्या नहीं था यह कभी भी प्रश्न का विषय आपके नहीं रहेगा। आप इनका बस समय जानते रहिए। पीरपुर रिपोर्ट जो है यह 1938 में प्रकाशित की गई थी। शरीफ रिपोर्ट जो है यह मार्च 1939 में। फजलुल हक रिपोर्ट या फिर इसको कहा जाता है मुस्लिम सफरिंग अंडर कांग्रेस रूल, यह रिपोर्ट दिसंबर 1939 में प्रकाशित की गई थी। ठीक है, इसी दौरान जो है या इसी प्रांतीय सरकारों के गठन के दौरान ही कांग्रेस ने विभिन्न प्रकार के और कार्य भी किए थे। जैसे इन्होंने जो है सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में 19 पेन तो लिया ही नहीं मैंने, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति या फिर नेशनल प्लानिंग कमीशन का भी गठन किया था। ठीक है, जिसके माध्यम से कांग्रेसी सरकारों ने योजनाएं बनाई और विकास में हाथ बटाने का भी प्रयास किया था। यह एक स्पष्ट संदेश था ब्रिटिश सरकार को कि जो कांग्रेस है वह सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि जन आंदोलन कर सकती है, वह प्रशासन भी सुचारू रूप से चला सकती है। ठीक है, तो फिलहाल इसी के साथ यह चैप्टर जो है वह कंप्लीट होता है। नेक्स्ट और अगला चैप्टर है कांग्रेस का त्रिपुरी संकट 1939 का। तो आइए इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ए अबुल कलाम आज़ाद, बी सुभाष चंद्र बोस, सी पट्टाभी सीतारमैया या डी जेबी कृपलानी। तो वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस। देखिए, कांग्रेस के गुजरात स्थित हरिपुरा अधिवेशन में जो कि फरवरी 1938 में संपन्न हुआ था, इसमें सुभाष चंद्र बोस को जो है निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिया गया था। आगे 1939 में भी जब त्रिपुरी में अधिवेशन होता है तब सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके अध्यक्ष पद प्राप्त कर लिया था। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की? तो जो अध्यक्षता वही करेगा। ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस जो है कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न है कि हरिपुरा, जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था, वह निम्नांकित राज्य में स्थित है। ए गुजरात, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र या डी राजस्थान। तो अभी अभी हमने देखा हरिपुरा जो है वह गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? ए कलकत्ता, बी पुणे, सी जबलपुर या डी अहमदाबाद। तो त्रिपुरी जो है वह जबलपुर मध्य प्रदेश में एक स्थान है जहां पर कांग्रेस का 1939 में अधिवेशन हुआ था, जिसमें
सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके विजय हासिल की थी। देखिए 1939 के त्रिपुरी सम्मेलन में अध्यक्ष पद हेतु चुनाव में सुभाष चंद्र बोस गांधी जी समर्थित पट्टाभी सीतारमैया से 1377 के मुकाबले 1580 मतों से जीत गए थे। त्रिपुरी जो है वह जबलपुर मध्य प्रदेश में है या स्थित है। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस जो है वह दूसरी बार अध्यक्ष चुने गए थे। देखिए 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में इन्होंने गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष का पद प्राप्त किया। लेकिन हुआ क्या था कि कांग्रेस इस्तीफा क्यों दे दिया था, त्रिपुरी संकट था क्या, इसको थोड़ा सा समझिए, एक्सप्लेनेशन पे भी चलते हैं। देखिए कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का गठन जो है वह अध्यक्ष के द्वारा किया जाता था। अब सुभाष चंद्र बोस यह चाहते थे कि गांधी जी जो है वह अध्यक्ष कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के लिए लोगों को नामांकित करें या निर्देशित करें कि अध्यक्ष को निर्देशित करें कि किन किन लोगों को कांग्रेस की कार्यकारिणी कमेटी में शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन गांधी जी ने इससे इनकार कर दिया और इस कारण सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, जिसकी बाद में अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लीजिए, कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण सुभाष चंद्र बोस ने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का त्रिपुरी सम्मेलन कब आयोजित हुआ था, जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष मनोनीत किए गए थे। मनोनीत नहीं होना चाहिए था, निर्वाचित किए गए थे। ए 1936, 1937 या सी 1938 या डी 1939। तो इसका जो सही आंसर है वह है 1939। अगला प्रश्न है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किनको हराकर बने थे? तो सुभाष चंद्र बोस जो है त्रिपुरी अधिवेशन में पट्टाभी सीतारमैया को हरा करके कांग्रेस के दोबारा से अध्यक्ष चुने गए थे। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरी अधिवेशन 1939। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ? तो सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और दक्षिणपंथी का समस्त झगड़ा किस प्रश्न पर केंद्रित हो गया? ए कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का गठन, देशी राज्यों के प्रतिनिधि, सी केंद्र सरकार के प्रतिरुख या डी कांग्रेस समाजवादी दल के सदस्यों की दोहरी सदस्यता। तो जो सही आंसर है वह आपको बताया गया कि कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन पर विवाद उत्पन्न हो गया था, परिणामतः सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था। देखिए कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन के पश्चात सुभाष चंद्र बोस और कांग्रेस के दक्षिणपंथी नेताओं के मध्य जो झगड़ा हुआ था वह कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के गठन के प्रश्न पर था। गोविंद वल्लभ पंत द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर सुभाष चंद्र बोस से कहा गया कि वे गांधी जी की इच्छा के अनुसार अपनी कार्य समिति बनाएं, परंतु गांधी जी ने इसे अस्वीकार कर सुभाष से अपनी मर्जी की कार्य समिति बनाने के लिए कहा था। दरअसल जब पट्टाभी सीतारमैया हार गए थे तो गांधी जी ने कहा था कि पट्टाभी सीतारमैया की हार उनकी हार है। ठीक है, तो गांधी जी थोड़े नाराज़ तो भाई चल ही रहे थे कांग्रेस से। फिर जबकि सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि कांग्रेस कार्य समिति में नए विचारों के लोग हों, लेकिन वे अपनी कार्य समिति की घोषणा भी नहीं कर रहे थे। वस्तुतः उनका मानना था या वह चाहते थे कि आने वाले संघर्ष का नेतृत्व तो गांधी जी करे, परंतु संघर्ष की रणनीति सुभाष चंद्र बोस और वामपंथी समूह तय करे।
लेकिन गांधी जी इसके लिए राजी नहीं हुए और अंततोगत्वा सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मन और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति में का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिलता? ए. सी. राजगोपालाचारी, बी. मोहम्मद अली जिन्ना, सी. सुभाष चंद्र बोस या डी. जवाहरलाल नेहरू। तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच के युद्ध को भारतीयों के लिए ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा था। ठीक है, देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध के समय युद्ध के बादल यूरोप में मंडरा रहे थे तो उस समय उस परिस्थिति का जो है सुभाष चंद्र बोस जो है वह लाभ उठाना चाह रहे थे। देखिए ऐसा जो है आयरलैंड के लोगों का सोचना था कि जब जब ब्रिटेन पर कोई भी संकट आएगा तो वह आयरलैंड के लिए एक अवसर होगा या एक सुअवसर होगा। ठीक है, तो इसी प्रकार की कुछ सोच जो है सुभाष चंद्र बोस की भी थी। देखिए ब्रिटेन जर्मनी के युद्ध का लाभ आयरलैंड की इस पुरानी कहावत पर था कि इंग्लैंड की आवश्यकता आयरलैंड के लिए अवसर है। अतः सुभाष चंद्र बोस ने गांधी और अन्य कांग्रेसी नेताओं को इस नीति पर लाना चाहा कि भारत की स्वतंत्रता के लिए इंग्लैंड के दुश्मनों से सहायता ले ली जाए। ठीक है, नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, इसी के साथ यह चैप्टर समाप्त हो जाता है। देखिए इसके बाद क्या हुआ था, सुभाष चंद्र बोस ने जब इस्तीफा दे दिया था तो इन्होंने एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। इस्तीफा देने के साथ साथ यह कांग्रेस पार्टी से अलग हो गए और इनके द्वारा एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी 1939 में ही। ठीक है, अब फॉरवर्ड ब्लॉक क्या था, कैसा था, तो इसके बारे में जब हम लोग सुभाष चंद्र बोस के बारे में देखेंगे तब देखेंगे। इसके पहले भी इस बारे में बताया जा चुका है फॉरवर्ड ब्लॉक के बारे में। थोड़ा सा अगर सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज के बारे में जानना हो तो जनवरी 1941 में सुभाष चंद्र बोस जो है वह अचानक से गायब हो जाते हैं और यह कलकत्ता से पेशावर होते हुए रूस पहुंचते हैं और वहां से फिर यह चले जाते हैं कहां पर, बर्लिन में। ठीक है, बर्लिन कहां पर है, जर्मनी में। ठीक, तो कलकत्ता से पेशावर होते हुए रूस जाते हैं और रूस से चले जाते हैं जर्मनी के बर्लिन में और वहां पर इन्होंने हिटलर से मदद मांगी और एक फ्री इंडिया सेंटर का भी गठन किया था। ठीक है, फ्री इंडिया सेंटर का भी गठन किया था सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, फिर आज़ाद हिंद फौज की बात आती है तो आज़ाद हिंद फौज का विचार जो सबसे पहले था वह मोहन सिंह के विचार मन में आया था, जिसमें भारत और मोहन सिंह जो है वह एक ब्रिटिश भारतीय सेना के अधिकारी थे। 1 सितंबर 1942 को आज़ाद हिंद फौज की पहली डिवीज़न का गठन किया गया था, जबकि 2 जुलाई 1943 को, ठीक है, 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का कमांडिंग ऑफिसर या यूं कह लीजिए तो आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च सेनापति नियुक्त कर दिया गया था। 21 अक्टूबर, डेट सारी याद करते चलिएगा। ठीक है, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान और इनके सहयोगी देशों या समर्थक देशों ने अपनी मान्यता भी प्रदान कर दी थी। और इस सरकार ने जिसका गठन जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था, उसने मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी थी। आज़ाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस ने विभिन्न रेजिमेंट भी बनाई थी, जिसमें एक महिलाओं की रेजिमेंट थी जिसका नाम था झांसी रेजिमेंट। इसके अलावा सुभाष चंद्र बोस ने अपने रेजिमेंट में सुभाष ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और गांधी ब्रिगेड के नाम से भी विभिन्न संगठन या समूह बना रखे थे। सुभाष चंद्र बोस ने ही दिल्ली चलो या तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। अंततोगत्वा 6 जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने रेडियो पर गांधी जी को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने ही सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा था। अब आगे सुनिए, भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामना चाहते हैं।
अंततोगत्वा जब जापान की सेना ने अंडमान और निकोबार द्वीप पर जो उनके कब्जे में था उसको जो है सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया, और सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान का नाम शहीद द्वीप रखा और निकोबार का नाम रखा स्वराज द्वीप। ठीक है, निकोबार का नाम स्वराज द्वीप और अंडमान का नाम शहीद द्वीप रखा गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। अंततोगत्वा अप्रैल 1944 में हम मणिपुर के मोइरांग क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा भी फहराया गया, या भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा भी फहराते हुए देखा गया। कहाँ पर? मणिपुर के मोइरांग क्षेत्र में। लेकिन इसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, जापान की हार हो जाती है, अमेरिका आ जाता है, उसने हिरोशिमा नागासाकी जैसे विभिन्न जगहों पर अत्यंत विध्वंसक विस्फोट किए थे, और परिणामतः जापान की सेना सरेंडर कर देती है। और जापान की सेना के साथ साथ आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों ने भी आत्मसमर्पण कर दिया था। सुभाष चंद्र बोस इस दौरान सिंगापुर से जापान की ओर भागना चाह रहे थे, लेकिन तभी वह ताइपाई हवाई अड्डे के निकट एक विमान दुर्घटना में 18 अगस्त 1945 को मारे गए, ऐसा माना जाता है। ठीक है, फिलहाल यह सारी बातें हो गई। आइए यहाँ पर बात करते हैं अपने इस चैप्टर के बारे में। देखिए, सुभाष चंद्र बोस आ गए थे तो उनके बारे में जानना जरूरी था। ठीक, देसी रियासतों के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। चलते हैं सीधा इसके प्रश्न की तरफ, जहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। ए, भारतीय सेना का आधुनिकीकरण करना, बी, भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण करना, सी, राष्ट्रीय समाचार पत्रों पर सेंसर लागू करना, या डी, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। चलिए, तो जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना ही 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य था। ठीक है, इसके बारे में आप लोगों को बहुत डिटेल से पहले भी बताया जा चुका है। देखिए, बटलर कमेटी का गठन 1927 में किया गया था। इसे भारतीय रियासत समिति भी कहा जाता है, जिसका उद्देश्य था भारत सरकार उस समय ब्रिटेन ही भारत की सरकार थी। ठीक है, तो ब्रिटिश भारत सरकार, मैं कहूँगा ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश भारत सरकार और भारतीय देशी रियासतों के बीच संबंधों की जांच करना और ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के बीच आर्थिक और वित्तीय संबंधों को सुधारने हेतु सिफारिश करना उद्देश्य था 1927 में हरकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में गठित बटलर कमेटी का। ठीक है, जिसमें भारतीय नरेशों ने एक प्रसिद्ध वकील सर लेजली स्कॉट को कमेटी के सम्मुख उनका दृष्टिकोण प्रस्तुत या उनके पक्ष में बात करने के लिए प्रस्तुत किया था या नियुक्त किया था। लेजली स्कॉट का यह तर्क था कि प्रत्येक रियासत आरंभ में स्वतंत्र थी और इसलिए वह स्वतंत्र है, और केवल उस सीमा तक नहीं जहां उसने अपनी प्रभुसत्ता क्राउन को दे दी है, अर्थात शेषाधिकार भारतीय रियासत के पास रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ ऐसा भयानक सा स्टेटमेंट नहीं है, सिंपल सी बात है। आप जैसे हैं, मान लीजिए आप उस हद तक स्वतंत्र हैं जिस हद तक आपने अपनी स्वतंत्रता किसी दूसरे को या अपने ऊपर कुछ अधिकार किसी दूसरे को नहीं सौंप दिए हैं। यदि आपने अपने ऊपर अपने कुछ अधिकार किसी अन्य को सौंप दिए हैं तो आप उस पर उन अधिकारों के दायित्वाधीन उसके अधीन होंगे। थोड़ा और कठिन हो गया क्या? मान लीजिए कि आपको घर के बाहर जाना है कि नहीं जाना है, यह निर्णय लेने का अधिकार आपने अपने रूम पार्टनर को सौंप रखा है। तो भाई, अब आपको बाहर जाना है कि नहीं जाना है, इस हेतु जो है वह आप अपने मित्र या रूम पार्टनर पर निर्भर करते हैं, न कि अपनी मर्जी से। बाकी रूम के अंदर आप क्या करेंगे, इससे आपके रूम पार्टनर का कोई भी मतलब नहीं है। तो शेषाधिकार आपके पास है, जबकि बाकी के अधिकार उस मित्र के पास हैं। यही कहना था लेजली स्कॉट का। ठीक, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ? ए, 1924 में, 1926 में, सी, 1927 में, या डी, 1929 में। चलिए, जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर सी, ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का गठन वर्ष 1927 में किया गया था। दिसंबर 1927 में अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस या ऑल इंडिया स्टेट पीपल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया।
इसमें विभिन्न रियासतों से आए 700 से अधिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कांग्रेस भी देशी रियासतों में काम करना शुरू कर चुकी थी, ठीक है, जिसमें शामिल थे बलवंत राय मेहता, मणिलाल कोठारी, जी.आर. अभ्यंकर। इन सब ने इस आयोजन को होने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 1939 में भारत प्रजामंडल या ऑल इंडिया स्टेट पीपुल कॉन्फ्रेंस या भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष था? ए. जयप्रकाश नारायण, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. शेख अब्दुल्ला या डी. सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। 1939 में भारत प्रजामंडल के जो अध्यक्ष थे वह थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखिए, ब्रिटिश भारत और रजवाड़ों के राजनीतिक संघर्षों के साझे राष्ट्रीय लक्ष्यों को सामने रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को वर्ष 1939 में भारत प्रजामंडल या ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल पार्टी या पीपुल्स कॉन्फ्रेंस या अखिल भारतीय राज्य जन कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय संघ में रजवाड़ों का विलय अधिकाधिक किस सन में हुआ? ए. 1948, बी. 1947, सी. 1950 या डी. 1961। तो भारतीय संघ में देसी रजवाड़ों का विलय जो सर्वाधिक हुआ था वह हुआ था वर्ष 1947 में। देखिए, भारतीय संघ में अधिकांश रजवाड़ों का विलय 1947 में हुआ था। 15 अगस्त 1947 तक सिवाय जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद को छोड़कर शेष सभी रजवाड़े भारत में शामिल हो गए थे। 1948 के अंत तक इन तीनों रियासतों को भी बाध्य होना पड़ा भारतीय राज्य का अंग होने के लिए, जिसमें जूनागढ़ में बताइए, जूनागढ़ के लोगों के विद्रोह के द्वारा और अंततोगत्वा वहाँ के राजा के आत्मसमर्पण के परिणाम स्वरूप जूनागढ़ को भारतीय रियासत में मिला लिया गया, भारतीय राज्य में या भारतीय संघ में मिला लिया गया था। और अगर बात करें हम लोग किसकी, देखिए जूनागढ़ का तो एक चीज़ और बताऊं आपको, भूल रहा था मैं, जूनागढ़ के तो नवाब ने यह भी घोषित कर दिया था कि वह अपना विलय जो है वह पाकिस्तान के साथ करेंगे, लेकिन जो जनता थी वहाँ की वह अधिकांश जनता थी हिंदू, ठीक है। जनता ने जन आंदोलन कर दिया और जन आंदोलन के कारण भारत सरकार ने हस्तक्षेप कर दिया, और ठीक है, भारत सरकार को हस्तक्षेप करने के लिए भी जूनागढ़ के दीवान शाहनवाज भुट्टो ने आमंत्रित किया था। परिणाम स्वरूप फरवरी 1948 में जूनागढ़ का भारतीय संघ में विलय हो गया। बात करें अगर हैदराबाद की, तो हैदराबाद उस समय भारत की सबसे बड़ी रियासत थी और हैदराबाद के निजाम ने नवंबर 1947 में भारत सरकार के साथ यथा स्थिति बनाए रखने पर हस्ताक्षर कर दिया। और सरकार को ऐसी उम्मीद थी कि निजाम जो है बाद में चल करके या यथा स्थिति बनाए रखने की बात कहते हुए अपने राज्य में जो है वह एक प्रतिनिधि मूलक या फिर यूँ कह लीजिए तो एक जनता की सरकार बनाने का प्रयत्न करेगा, लेकिन नवाब ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। परिणाम स्वरूप हमारे जो वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने सेना का सहयोग लिया। ऑपरेशन पोलो या इसको कैटरपिलर भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है? ऑपरेशन पोलो या कैटरपिलर कभी आए तो कर दीजिएगा। हैदराबाद रियासत के विलय से संबंधित यह सभी ऑपरेशन थे, ठीक है। तो इन ऑपरेशनों को अंजाम देते हुए सेना जो है 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद में प्रवेश कर गई और निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। नवंबर 1948 में हैदराबाद का भी भारत में या भारतीय संघ में विलय हो गया। अब जो रहा बचा था राज्य वह था कश्मीर का, जम्मू और कश्मीर का। यहाँ की स्थिति ऐसी थी कि यहाँ का जो शासक था वह था हिंदू, जिसका नाम था राजा हरि सिंह, और यहाँ की जो जनता थी वह अधिकांशतया मुस्लिम थी, ठीक है। कश्मीर की जो जनता थी, जो प्रजा थी, वह अधिकांशतया मुस्लिम थी। हरि सिंह की इच्छा किसी एक देश में विलय होने की नहीं थी, वह जो है स्वतंत्र होकर के रहना चाहते थे। लेकिन वहाँ कश्मीर के उस समय जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता थे शेख अब्दुल्ला, वह कश्मीर का विलय भारत में होने देना चाहते थे और भारत यह चाहता था कि कश्मीरी जनता जो है इस संदर्भ में जनमत संग्रह के माध्यम से निर्णय ले। लेकिन पाकिस्तान से कहाँ बर्दाश्त होने वाला था। उन्होंने 22 अक्टूबर 1947 के आसपास पाकिस्तानी सैनिकों के अफसरों के नेतृत्व में पठान कबीलाइयों को कश्मीर में घुसपैठ करवा दिया, ठीक है।
26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने जो है कश्मीर को बचाने के लिए भारत सरकार से मदद मांगी और परिणाम स्वरूप जम्मू कश्मीर का भारत में विलय नामक पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया और शेख अब्दुल्ला को रियासत का प्रमुख बनाया। भारतीय सेना ने पठान कबीलाइयों को खदेड़ दिया। हालांकि कश्मीर का कुछ भाग फिर भी पाकिस्तान के नियंत्रण वाले कबीलाइयों के नियंत्रण में रहा, जिसको हम लोग पीओके बोलते हैं अभी भी। ठीक है, तो 30 दिसंबर 1947 को माउंटबेटन की सलाह पर युद्ध रोकने के लिए और कश्मीर समस्या के समाधान के लिए भारत जो है वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पास चला गया कश्मीरी मसले को लेकर के, जिसमें पाकिस्तान द्वारा अतिक्रमण किए गए क्षेत्रों को खाली करवाने का आग्रह किया गया। 1951 में यूएन ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से पाकिस्तानी सेनाओं को वापस हटा लिए जाने के बाद यूएन की देखरेख में एक जनमत संग्रह करवाए जाने की बात कही गई। लेकिन चूंकि पाकिस्तान ने कभी भी पीओके के या पाकिस्तानी सेना ने कभी भी पीओके से वापसी नहीं की, इस कारण यूएन का यह प्रस्ताव जो है वह विफल हो गया। आगे चल कर के पाकिस्तान के साथ जिस प्रकार के संबंध रहे वह आप सभी को पता है। फिलहाल अब इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ा जाए या बताया जाए। राज्यों का विलयीकरण जिनके नेतृत्व में हुआ वे थे ए मौलाना आज़ाद, गोविंद वल्लभ पंत, बी.आर. अम्बेडकर या सरदार पटेल। तो राज्यों का विलय जिनके नियंत्रण में हुआ था वे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है कि अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया। तो वे 3 राज्य थे जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व की योजना सामने रखी। ए पंजाब, बी असम, सी बंगाल या डी बिहार। तो यह योजना सामने रखी थी पंजाब ने। पेप्सू अधिनियम पारित, पेप्सू कहा गया था। पूर्वी पंजाब, पटियाला और पहाड़ी राज्यों को मिला करके एक संघ बनाया गया जिसको पेप्सू कहा गया और इन्होंने कहा था कि हम एक स्वतंत्र और संयुक्त अस्तित्व बनाए रखेंगे। फिलहाल सरदार पटेल ने इसे भी विफल कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट निम्नलिखित देशी राज्यों में से कौन यथावत समझौते का पक्षधर था। ए हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, बी जूनागढ़, सी डी मैसूर। तो यथा स्थिति बनाए रखने के पक्षधर थे हैदराबाद के नवाब, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए, यथावत समझौता 29 नवंबर 1947 को हैदराबाद रियासत और डोमिनियन ऑफ इंडिया के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था। इस समझौते पर हैदराबाद के राज्य के प्रधानमंत्री मीर लइक अली और डोमिनियन ऑफ इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट और अगला चैप्टर है हमारा द्वितीय विश्व युद्ध और इस कारण भारत में उत्पन्न हुई परिस्थितियों के संदर्भ में। तो आइए चलते हैं सीधा प्रश्नों की तरफ और बात करते हैं इस चैप्टर के पहले प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी। ए पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग, बी ब्रिटेन को सक्रिय सहयोग, सी तटस्थता या डी उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर ए। पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग देने की बात कह रहा था उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसके द्वितीय विश्व युद्ध में। देखिए, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। कांग्रेस ने युद्ध में समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा। तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनिथगो ने भारतीय विधानमंडलों की सहमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया था। साथ ही देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। कांग्रेस कार्यकारी समिति ने युद्ध के उद्देश्यों की घोषणा करने की मांग की और यह भी मांग की कि युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र घोषित किया जाए। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कथन और कारण के रूप में। यह प्रश्न है, कथन ऐसा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग प्रदान किया था। कारण आर है कि क्योंकि उन्हें पूर्ण स्वराज्य प्राप्त होने की आशा थी। ए एस और आर दोनों सत्य हैं तथा आर एस की स्पष्ट व्याख्या है। बी एस और आर दोनों असत्य हैं। सी एस सत्य पर आर असत्य है या डी आर सत्य पर एस असत्य है।
तो फिलहाल इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, दो के दोनों कथन जो है वह असत्य हैं, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों को सहयोग नहीं दिया था और इन्हें आशा क्या थी, इन्होंने तो मांग की थी कि भैया हमको पूर्ण स्वराज्य का दर्जा दे दीजिए। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कांग्रेस द्वारा स्वीकृत मॉडल में पोलैंड पर नाजी हमले कांग्रेस द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव में पोलैंड पर नाजी हमले तथा नाजीवाद और फांसीवाद की भर्त्सना भी की गई थी, लेकिन यह भी घोषित किया गया कि भारत किसी ऐसे युद्ध में शामिल नहीं हो सकता है जो प्रकटतः लोकतांत्रिक स्वाधीनता की रक्षा के लिए लड़ा जा रहा हो, जबकि खुद भारत को स्वाधीनता से वंचित रखा जा रहा हो। ठीक है, अगला प्रश्न यह भी कथन और कारण के रूप में है। कथन ए है कि वर्ष 1939 में सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया था, और कारण आर है कि कांग्रेस ने द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय के जर्मनी के विरुद्ध युद्ध घोषित कर देने के निर्णय को स्वीकार नहीं किया था। ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या है ए की। बी, ए तथा आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या नहीं है ए की। सी, ए सही परंतु आर गलत है। और डी, ए का स्पष्टीकरण आर नहीं है। चलिए, तो जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1939 के प्रांतों के कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने सिर्फ इस कारण इस्तीफा दे दिया था क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में वायसराय ने बिना कांग्रेस की अनुमति के ही या बिना कांग्रेस की मांगों को स्वीकार किए ही भारत को युद्धरत राष्ट्र मान लिया था। देखिए, लिनलिथगो ने 17 अक्टूबर 1939 को भारत को जर्मनी के विरुद्ध युद्धग्रस्त घोषित किया। भारतीय विधानमंडलों की सहमत के बिना युद्ध घोषित करने के कारण सभी प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया, जिस कारण 22 अक्टूबर 1939 को मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस भी मनाया गया। 1939 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 7 प्रांतों में त्यागपत्र दे दिया था क्योंकि ए, कांग्रेस अन्य 4 प्रांतों में मंत्रिमंडल नहीं बना पाई थी। बी, कांग्रेस में वाम पक्ष के उदय से मंत्रिमंडल का कार्य कर सकना असंभव हो गया था। या सी, उनके प्रांतों में बहुत अधिक सांप्रदायिक अशांति थी। या डी, उपर्युक्त कथनों में ए, बी, सी में कोई भी सही नहीं है। जाहिर सी बात है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। 3 के तीनों ही कथन गलत हैं। कारण था भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में बगैर कांग्रेस की सहमति के ब्रिटिश सरकार द्वारा शामिल करना। ठीक है, नेक्स्ट, द्वितीय महायुद्ध कब समाप्त हुआ था? ए, 1937, बी, 1918, सी, 1946 या डी, 1945। तो द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था वर्ष 1945 में। ठीक है, देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण करने के साथ प्रारंभ हुआ और वर्ष 1945 में समाप्त हुआ था। अगला और इस चैप्टर से अंतिम प्रश्न कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ए, क्लीमेंट इटली, बी, एंथोनी ईडेन, सी, विंस्टन चर्चिल या डी, हेराल्ड विल्सन। तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वह थे विंस्टन चर्चिल। ठीक है, तो इनका जो कार्यकाल था वह था 1944 से 45 तक का। याद रखिएगा, इन्हीं के समय भारत छोड़ो आंदोलन वगैरह सब कुछ हुआ था। फिलहाल अगला चैप्टर है हमारा पाकिस्तान की मांग। तो पाकिस्तान की मांग के साथ चले इसके पहले थोड़ा सा जानने का प्रयास करिए। देखिए, एक महान कवि और राजनीतिक चिंतक थे मोहम्मद इकबाल, जिन्होंने एक गीत की रचना की थी कि सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलस्ता हमारा। लेकिन आगे जब यह मुस्लिम लीग से जुड़ते हैं तब यह इस्लाम की भावना से प्रेरित हो जाते हैं, कुछ ज़्यादा ही। इस्लाम कह लीजिए या इस्लाम नहीं, सर्व इस्लाम, यानी सभी जगह एक ही धर्म या इस्लाम धर्म के लोग हों, इस भावना से प्रेरित हो जाते हैं। और इकबाल ने ही 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में पहली बार द्विराष्ट्र या 2 राष्ट्रों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसी दौरान 1933 से 35 के बीच लंदन विश्वविद्यालय, लंदन के कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले एक विद्यार्थी
चौधरी रहमत अली ने 5 प्रांतों के प्रथम शब्दों को मिलाकर के एक शब्द गढ़ा पाकिस्तान। वे 5 प्रांत थे पंजाब, अफगानिस्तान, ठीक है, पूरा लिख पाना यहाँ संभव नहीं है मेरे लिए, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान, ठीक है। तो चौधरी रहमत अली ने इन 5 प्रांतों के प्रथम शब्दों को मिलाकर के एक शब्द गढ़ा और पाकिस्तान, और इसके क्या कहेंगे उसको, इसके फेवर में पर्चे भी या पंपलेट भी वहाँ पर बांटे, ठीक है। अब अंततोगत्वा इस पाकिस्तान की रूपरेखा तैयार की फजलुल हक और सिकंदर हयात खां ने इस पाकिस्तान के प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार की। आगे चल कर के 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में संपन्न होता है और इस अधिवेशन में पाकिस्तान के प्रस्ताव को औपचारिक रूप से पारित कर दिया जाता है। और इस 23 मई 1940 के लाहौर के मुस्लिम लीग के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है। हालांकि अगर आप मेंस का आंसर लिखने के लिए जाएंगे तो आपको यह भी वहाँ पर छोड़िए, मेंस के आंसर की बात मेंस के टाइम में करेंगे, ठीक है। देखिए 23 मार्च 1943 को ही 23 मार्च 1940 को यह पास हुआ था, ठीक है। आगे अब 3 साल बाद चलते हैं। 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया और साथ ही साथ पाकिस्तान के राज्य को या पाकिस्तान के लिए कुछ प्रांतों को पृथक करने की या मुस्लिम बहुल प्रांतों को पृथक करके एक नए राज्य पाकिस्तान को बनाने की मांग जो है वह जोरों शोर से शुरू कर दी गई, ठीक है। फिलहाल ये छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी भूमिका का रहना जरूरी है, ठीक है। आइए प्रश्नों के माध्यम से इस छोटे से पाकिस्तान को जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि देखिए 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया था। भारतीय मुसलमानों के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था चौधरी रहमत अली ने, ऑप्शन नंबर डी ने। देखिए भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान शब्द का प्रयोग का समर्थन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र रहमत अली ने अपने पत्र जिसका शीर्षक था नाउ आर नेवर में प्रस्तुत किया था। नाउ आर नेवर, आर वी टू लीव, आर पेरिस फॉरएवर। नेक्स्ट, मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था। ए मोहम्मद अली जिन्ना ने, बी सर सैयद अहमद खान ने, या सी सर मोहम्मद इकबाल ने, या डी लियाकत अली खान ने। तो मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार दिया था 1930 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में मोहम्मद इकबाल ने, ठीक है। देखिए चौधरी रहमत अली ने 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नाउ आर नेवर, आर वी टू लीव और पेरिस फॉरएवर में किया था, ठीक है। देखिए फिलहाल हम इस प्रश्न पर चलते हैं। कवि और राजनीतिक चिंतक मोहम्मद इकबाल को मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। सर्व इस्लाम की भावना से प्रेरित होकर के इकबाल ने 1930 के अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन में कहा था कि यदि यह सिद्धांत स्वीकार कर लिया जाता है कि भारतीय मुसलमानों को अपने देश में अपनी संस्कृति और परंपराओं के पूर्ण और स्वतंत्र विकास का अधिकार है, तो मेरी यह इच्छा होगी कि पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को मिलाकर के एक पृथक राज्य बना दिया जाए। ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर अथवा बाहर एक उत्तर पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य का गठन मुझे कम से कम उत्तर पश्चिमी भारत में मुसलमानों का अंतिम लक्ष्य प्रतीत होता है। इनसे फ़र्क नहीं पड़ता था कि ये ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर हो या उसके बाहर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा? तो ऑप्शन नंबर डी ने सर्वप्रथम भारत में एक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था। पाकिस्तान के अलग राज्य का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? आगा खां, बी नवाब सलीमुल्लाह खां, सी लियाकत अली खान ने, या फिर डी मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो
तो पाकिस्तान के लिए अलग राज्य आंदोलन, अलग से राज्य का आंदोलन मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। देखिए 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का अधिवेशन लाहौर में हुआ। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। जिन्ना ने अधिवेशन में भाषण देते हुए कहा कि वे अलग मुस्लिम राष्ट्र के अतिरिक्त कुछ और स्वीकार नहीं करेंगे। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? ए सरोजनी नायडू, बी एनी बेसेंट, सी राजकुमारी अमृत कौर या डी अरुणा आसफ अली। तो सरोजनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। क्यों कहा था यह जानिए। देखिए मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मध्य जो समझौता करवाया गया था, मुस्लिम लीग कांग्रेस समझौता, उसके संदर्भ में सरोजनी नायडू ने इनको कहा था, ठीक है, कि यह हिंदू मुस्लिम एकता के दूत हैं। फिलहाल 1919 में पार्लियामेंट सेलेक्ट कमेटी के सामने जब जिन्ना गवाही दे रहे थे तो उनसे पूछा गया था कि क्या आप सचमुच भारतीय राष्ट्रवादी की हैसियत से बोल रहे हैं? तो इसके उत्तर में उन्होंने कहा था कि हाँ, मैं भारतीय राष्ट्रवादी की हैसियत से बोल रहा हूँ। उसके बाद मेजर आक्सबर्गी गोर ने पूछा कि अर्थात आप भारतीय राजनीतिक जीवन में मुसलमान और हिंदुओं के बीच भेदभाव को जल्दी से जल्दी दूर कर देना चाहते हैं? तो जिन्ना ने कहा कि हाँ, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होगी कि जब वह दिन आएगा, हम लोग पता नहीं इसको क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट और अगला प्रश्न देखते हैं। कथन है कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ। यह किसके द्वारा कथन व्यक्त किया गया था? ए मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा, या बी मौलाना आज़ाद के द्वारा, या सी सर मोहम्मद इकबाल द्वारा, या डी अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद इकबाल ने यह बात कही थी कि नेहरू एक राष्ट्रभक्त और जिन्ना एक राजनीतिज्ञ हैं, ठीक है। और यह बात लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया में। जब उन्होंने मोहम्मद इकबाल से मुलाकात किया तो उन्होंने नेहरू जी से यह बात कही थी कि आप एक राष्ट्रभक्त हैं और जिन्ना एक राजनीतिज्ञ। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? ए वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, बी उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, सी असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, या डी वे सदैव डायरी रखते थे। तो जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद अली जिन्ना डायरी नहीं रखते थे, शायद, पता नहीं, ठीक है। तो यह ऑप्शन जो है वह गलत। असल में बाकी तीन के तीनों सही है, ठीक है, और इनके बारे में आपने डिटेल पूर्वक पढ़ा भी है। देखिए जिन्ना द्विराष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। पाकिस्तान के प्रस्ताव के प्रारूप की रूपरेखा सर सिकंदर हयात खान, फजलुल हक और खलील खुज्जमा के द्वारा तैयार किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना जो है वह असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे और उन्होंने इसमें भाग भी नहीं लिया था। मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहाँ हुई थी? ए 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में, बी कैम्ब्रिज पंपलेट में, या सी 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो जो सबसे पहले घटना घटी थी वह थी ऑप्शन नंबर ए, 1930 के इकबाल के भाषण में, ठीक है। देखिए मुस्लिमों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में हुई थी, ठीक है। जबकि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र चौधरी रहमत अली ने 1933 में पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग नाउ आर नेवर, आर वी टू लीव और पेरिस फॉरएवर नाम से वितरित अपने पंपलेट में किया था, और इसमें ब्रिटिश भारत के 5 उत्तरी राजनीतिक इकाइयों के नामों के अंग्रेजी के प्रथमा अक्षरों को मिला करके पाकिस्तान की रचना की गई थी, जिसमें शामिल था पंजाब,
नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, कश्मीर, सिंध और बलूचिस्तान। जबकि 22 से 24 मार्च 1940 के मध्य लाहौर में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में एक स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में औपचारिक रूप से पाकिस्तान की मांग को रखा गया था। नेक्स्ट, नाउ आर नेवर पंपलेट किसने लिखा था? तो नाउ आर नेवर पंपलेट लिखा था चौधरी रहमत अली ने, जिसमें सर्वप्रथम पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया वर्ष 1940 में। देखिए, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में प्रसिद्ध पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया गया, जिसका आधार यह था कि ऐसा कोई संविधान मुसलमानों को स्वीकार नहीं होगा जिसमें भारत के पूर्व और पश्चिम के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को एक स्वतंत्र और सार्वभौम राज्य के रूप में स्वीकार न किया गया हो। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव 23 मार्च 1940 को पारित किया गया था। नेक्स्ट, वर्ष 1940 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? ए, मोहम्मद अली जिन्ना ने, बी, मोहम्मद इकबाल, सी, रहमत अली या डी, खलील कुज्जमा। चलिए, तो जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, खलील कुज्जमा ने पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव रखा था। देखिए, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में लाहौर प्रस्ताव या पाकिस्तान प्रस्ताव पास किया गया, जिसके तहत भारत का विभाजन कर एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की गई। इस प्रस्ताव को फजलुल हक ने प्रस्तुत किया और खलील कुज्जमा ने इसका अनुमोदन किया, और इस प्रस्ताव की रूपरेखा सर सिकंदर हयात खान, फजलुल हक और खलील कुज्जमा के द्वारा बनाई गई थी। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा अभी अभी हमने देखा सिकंदर हयात खान के द्वारा तैयार की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट, मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन जिसमें जिन्ना के 2 राष्ट्र के सिद्धांत को मान्यता दी गई थी हुआ था। तो यह अधिवेशन हुआ था लाहौर में। ठीक है, कब? तो मार्च 1940। कब से कब तक? तो 22 मार्च से 24 मार्च 1940 के मध्य, जिसमें 23 मार्च को इस लाहौर प्रस्ताव को पेश किया गया था या पारित किया गया था। पेश नहीं, पारित किया गया था। देखिए, मार्च 1940 में लाहौर में आयोजित मुस्लिम लीग के वार्षिक अधिवेशन में जिन्ना के द्विराष्ट्रीय सिद्धांत को मान्यता दी गई। इससे संबंधित प्रस्ताव का प्रारूप जो है वह सिकंदर हयात खान ने तैयार किया और उसे फजलुल हक ने 23 मार्च 1940 को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट और अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? तो मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन का प्रस्ताव अपने मार्च 1940 के लाहौर के अधिवेशन में किया था। नेक्स्ट, वह कौन तिथि थी जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान दिवस मनाया? तो मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान दिवस 23 मार्च 1943 को मनाया गया था। ठीक है। देखिए, 22 से 24 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। 23 मार्च 1940 को इस अधिवेशन में भारत से अलग एक मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान के मांग का प्रस्ताव पारित कर दिया गया, और इसी तिथि की याद में 23 मार्च 1943 को मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान दिवस मनाया गया। नेक्स्ट और इस चैप्टर से अंतिम प्रश्न कि मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की? तो डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। फिलहाल अपने अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे व्यक्तिगत सत्याग्रह के बारे में, या थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बहुत छोटा सा चैप्टर है। आइए देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है इसका कि महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही। देखिए, इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि ऐसे जानते चलिए कि विभिन्न प्रांतों से जब कांग्रेस मंत्रिमंडल के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया था तो कांग्रेस के पास अब कुछ था नहीं। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो ने एक अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, जिसके तहत उसने यह कहा था कि भारत को एक डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दे दिया जाएगा, और साथ ही साथ जो है, एक सेकेंड,
देखिए, कांग्रेस मंत्रिमंडल ने जो है इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद उस समय युद्ध भी चल रहा था, तो ब्रिटिश सरकार को भी जो है कांग्रेस का सहयोग या संपूर्ण भारत का सहयोग चाहिए ही चाहिए था। लेकिन इसी समय मार्च 1940 में रामगढ़ में एक अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें ब्रिटिश सरकार के समक्ष जो है कांग्रेस ने यह प्रस्ताव रखा कि केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। लेकिन लिनलिथगो ने इसको स्वीकार नहीं किया और बदले में एक अन्य प्रस्ताव कांग्रेस के समक्ष रख दिया। यह प्रस्ताव कांग्रेस के समक्ष लिनलिथगो ने रखा था 8 अगस्त 1940 को, और इसी को कहा गया अगस्त प्रस्ताव। किसके द्वारा दिया गया था? तो लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा यह अगस्त प्रस्ताव दिया गया था। इस अगस्त प्रस्ताव में कहा गया था कि युद्ध के बाद एक प्रतिनिधिमूलक संविधान निर्मात्री संस्था का या संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, संविधान निर्मात्री सभा का गठन करने की बात कही गई थी। एक युद्ध सलाहकार परिषद के स्थापना करने की बात की गई थी इस अगस्त प्रस्ताव में, और साथ ही साथ वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार करने की बात कही गई, जिसमें भारतीयों की संख्या को बढ़ा दिए जाना कहा गया। लेकिन कांग्रेस ने चूंकि डोमिनियन स्टेटस की बात थी, इस कारण से इस अगस्त प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की स्पष्ट मांग न होने के कारण इस अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। परिणामतः विभिन्न जगहों पर कांग्रेस ने विद्रोह करना या अगस्त प्रस्ताव के विरोध और युद्ध से अपने को अलग सिद्ध करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में इस व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कर दी थी। फिलहाल आइए बात कर लेते हैं इसके बारे में। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए प्रथम सत्याग्रही कौन चुना गया था? ए जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सरोजिनी नायडू या डी विनोबा भावे। चलिए, जो सही आंसर है इसका वह है ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के लिए जो प्रथम सत्याग्रही चुने गए थे वह थे आचार्य विनोबा भावे। देखिए, अगस्त प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार करते हुए कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। यह सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के प्रति नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को हुई। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही और पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही हुए। बस यही दो चीज़ आप इसमें ध्यान रखिए, बाकी और कोई प्रश्न इसमें से नहीं आता है। फिलहाल नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रधान सत्याग्रही कौन थे? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रधान सत्याग्रही थे आचार्य विनोबा भावे। नेक्स्ट, वैयक्तिक सत्याग्रह किसने आरंभ किया? डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया। दूसरा कौन था? तो दूसरे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और सबसे अंतिम प्रश्न इस चैप्टर से कि सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ए महात्मा गांधी, बी पंडित नेहरू, सी विनोबा भावे या डी जयप्रकाश नारायण। तो सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया गया था वह किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के द्वारा। ठीक है, तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, एक चीज़ जानते चलिएगा कि जो विनोबा भावे थे उन्होंने अपने सत्याग्रह की शुरुआत की थी महाराष्ट्र के पवनार आश्रम से। ठीक है, चलिए, धन्यवाद।